परी महल में जश्न का माहौल था। रानी परी ने 3 प्यारी सी बच्चियों को जन्म दिया था, लेकिन अचानक परी महल में काली परी डाकिनी ने हमला कर दिया। ये देख रानी परी कुसुम चिंता में पड़ गई। नहीं नहीं, अगर उस दुष्ट काली परी को मेरी तीनों बेटियों के बारे में पता चल गया तो वो इन तीनों को मारकर हमेशा के लिए अमर हो जाएगी। मुझे जल्द ही कुछ न कुछ करना पड़ेगा। जी रानी परी, इससे पहले कि काली परी तीनों राजकुमारियों तक पहुँचे, हमें जल्द ही इन्हें कहीं छुपा देना चाहिए। हाँ, लेकिन कहाँ? ये जगह तो सुरक्षित है ही नहीं। रानी परी, धरती लोक कैसा रहेगा? वहाँ तीनों राजकुमारियाँ सुरक्षित रहेंगी। तभी रानी परी कुसुम की नजर धरती लोक के एक गांव में गई, जहाँ पर एक गरीब किसान का घर था। तुमने सही कहा गायत्री परी, इंसानों में भी ममता होती है। वहाँ मेरी तीनों बेटियाँ सुरक्षित रहेंगी। उसके बाद रानी परी कुसुम दासी गायत्री परी के साथ गोद में अपनी तीनों बेटियों को लेकर काली परी से नजर बचाकर आसमान के रास्ते उस किसान के घर उतर आई और अपनी तीनों बेटियों को किसान के घर के बाहर रखकर आसमान में उड़ गयी। उस घर के अंदर साक्षी नाम की एक औरत झाड़ू लगा रही थी, जिसे बच्चों के रोने की आवाज सुनाई दी। अरे, ये बच्चों के रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? लगता है मेरा वहम होगा। कई सालों से बच्चों की चाह तो है, लेकिन ऊपर वाले ने नहीं दिए, इसीलिए शायद अब मुझे बच्चों की आवाज सुनाई देने लगी है। लेकिन बच्चों के रोने की आवाज आनी बंद ही नहीं हो रही थी। तब साक्षी को शक हुआ। लगता है सच में बाहर से बच्चों के रोने की आवाज आ रही है। बाहर जाकर देखती हूँ। साक्षी तुरंत घर से बाहर आई तो उसने देखा 3 छोटी छोटी बच्चियाँ बाहर आंगन में बहुत रो रही थीं। अरे, ये तीनों बच्चे कौन यहाँ छोड़कर चला गया मेरे घर के बाहर? फिर साक्षी उन तीनों बच्चियों को लेकर घर के अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद साक्षी का पति विष्णु घर आया और उन तीनों बच्चियों को देखकर बोला, साक्षी, ये किसकी बच्चियाँ हैं और ये तुम्हारे पास क्या कर रही हैं? देखिए ना, ऊपर वाले ने हमारी सुन ली। हम इतने सालों से एक बच्चे की चाह में थे। अब देखो, ऊपर वाले ने हमें एक नहीं 3 संतानें दे दी। पता नहीं इन्हें कौन हमारे घर के बाहर छोड़ गया था। कोई बात नहीं साक्षी, बच्चे तो ऊपर वाले का रूप होते हैं। आज नहीं तो कल इनके माता पिता इन्हें लेने आएंगे ही, तब तक हम इन्हें पालेंगे। लेकिन इनके बाल तो देखो, सबसे अलग हैं। एक के बाल सोने की तरह चमक रहे हैं और दूसरे के चांदी की तरह, और तीसरे के बाल तो हीरे की तरह चमक रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ दुष्ट काली परी डाकिनी गुस्से में भरी हुई थी। इस रानी परी ने तो मेरे सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। एक बार वो तीनों बच्चियाँ मुझे मिल जाए, फिर मैं सबसे पावरफुल परी बन जाऊंगी। और मैं हमेशा के लिए अमर हो जाऊंगी। दूसरी तरफ रानी परी कुसुम अपनी मंत्री प्रियल परी के साथ परी लोक छोड़कर किसी गुप्त स्थान पर छिप गई थी। मुझे तो बहुत डर लग रहा है प्रियल परी, कहीं काली परी मेरी तीनों बच्चियों के पास न पहुंच जाए। रानी परी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आप बेफिक्र रहो। ऐसे ही 10 साल बीत गए, लेकिन काली परी डाकिनी रानी परी कुसुम की तीनों बेटियों का पता नहीं लगा पाई। मैंने पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगा लिया, लेकिन वो तीनों बच्चियाँ मुझे कहीं नहीं मिली। आखिर वो तीनों गई कहाँ? कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ये कहते हुए काली परी गुस्से में तिल मिला रही थी। वहीं दूसरी ओर पृथ्वी पर तीनों बच्चियाँ अब 10 साल की हो चुकी थी। साथ ही उनके बाल भी लंबे और घने हो चुके थे। जिसके बाल सोने के थे उसका नाम था सोनाली, जिसके बाल चांदी के थे उसका नाम था चंदा, और जिसके बाल हीरे की तरह चमक रहे थे उसका नाम था हिमांशी। वो तीनों एक दिन आंगन में खेल रही थी। तभी गांव का मुखिया मदन लाल उनके पास आया और बोला,
अरे बच्चों, तुम्हारे पिता कहाँ हैं? तभी सोनाली बोली, मुखिया काका, बाबा तो किसी काम से बाहर गए हुए हैं। ठीक है बेटी, तुम्हारे बाबा जैसे ही आए तो उन्हें मेरी हवेली पर भेज देना। ठीक है मुखिया काका, हम बाबा को कह देंगे। तभी अचानक मुखिया मदन लाल की नजर जमीन पर गई, जहां उन तीनों के बाल झड़कर गिरे हुए थे। एक बाल सोने की तरह, दूसरा चांदी की तरह और तीसरा हीरे की तरह चमक रहा था। मुखिया ने चुपके से तीनों के बाल उठाए और अपने घर चला गया। फिर मुखिया अपनी पत्नी सरला से बोला, अरे भाग्यवान, देखो तो जरा इन बालों को। ये बाल आपको कहाँ से मिले? इनमें से तो एक बाल सोने का लग रहा है और ये दूसरा बाल तो चांदी का लग रहा है और ये तीसरा वाला तो मुझे डायमंड का लग रहा है। अरे ये क्या कह रही हो तुम? अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो जाइए, इसे तुरंत सुनार के पास लेकर जाइए, वो तुम्हें सारी सच्चाई बता देगा। मुखिया तुरंत उन तीनों के बाल को लेकर गांव के ही सुनार के पास चला गया। सुनार उन तीनों बालों को देखकर हैरान रह गया। क्या हुआ भैया, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? क्या कोई अजूबा देख लिया क्या? हाँ मुखिया जी, ऐसा ही समझो। ये बाल देख रहे हो, ये बाल शुद्ध सोने का है। मैंने इतना शुद्ध सोना जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा। और ये दूसरा बाल शुद्ध चांदी का है और ये जो तीसरा बाल चमक रहा है ना, ये शुद्ध हीरे का है। क्या हुआ मुखिया जी, अब आपका मुंह खुला का खुला क्यों रह गया? कुछ नहीं। अच्छा बताओ, तुम इन तीनों बालों का मुझे क्या दोगे? मुखिया जी, इसकी जितनी कीमत होगी मैं आपको दे दूंगा, लेकिन एक बात तो बताइए, ये आपको मिला कहाँ से? ये राज मैं भला तुम्हें क्यों बताऊंगा? इनकी कीमत देनी है तो दो, नहीं तो मैं इन्हें शहर बेच आऊंगा। मुखिया जी, आप तो नाराज हो गए। इन तीनों का मिलाकर मैं आपको पूरे 7 लाख रुपए दे सकता हूँ। ये सुनकर मुखिया मदन लाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। सिर्फ 3 बालों से उसे इतने सारे पैसे मिल गए। मुखिया उन पैसों को लेकर घर आ गया और अपनी पत्नी को दिखाते हुए बोला, अरे भाग्यवान, तुम बिल्कुल सही कह रही थी। सिर्फ 3 बालों से ही हम माला माल हो गए हैं। अगर मैं किसी तरह उन तीनों लड़कियों के सारे बाल ले लूं, तो हमसे ज्यादा धनवान दूसरा कोई नहीं होगा। वो दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ विष्णु पहुँच गया। ये देख मुखिया ने जल्दी जल्दी पैसे छुपा दिए। तभी विष्णु बोला, अरे मुखिया जी, क्या छुपा रहे हो? पैसे मैंने देख लिया, पूरा गांव जानता है आप बहुत पैसे वाले हो, फिर छुपाने की क्या जरूरत है? विष्णु, मैं छुपा नहीं रहा था, बल्कि मैं तो पैसे गिनकर रख रहा था। वैसे मुझे तुमसे बहुत जरूरी काम था। हाँ बोलिए मुखिया जी, क्या हुक्म है मेरे लिए? बस मैं चाहता हूँ कि इस बार तुम्हारे खेतों में जितनी भी फसल हो, सब के सब तुम मुझे बेच देना। तुम्हें कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है मुखिया जी, जैसा आप कहें। उसके बाद विष्णु वापस अपने घर लौट आया। फिर अगली सुबह विष्णु खुशी खुशी अपने खेतों पर जाकर काम करने लगा। तभी अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। कई घंटों तक बारिश होती रही। जब तक बारिश बंद हुई, तब तक पूरा खेत पानी में डूब चुका था। विष्णु की पूरी फसल भी बर्बाद हो चुकी थी। वहीं दूसरी ओर साक्षी उन तीनों के बाल संवार रही थी। मेरी प्यारी लाडो, आज मैंने तुम तीनों के करीब से बाल देखे हैं। पहले मुझे लगा था तुम तीनों के बालों का रंग ही ऐसा है, लेकिन आज मुझे पता चला कि तुम्हारे बाल सोने के हैं, तुम्हारे चांदी के और तुम्हारे हीरे के हैं। तभी चंदा बोली, माँ पता है, हमारी सहेलियों को लगता है कि हम लोग इंसानों के बच्चे नहीं, बल्कि किसी परी के बच्चे हैं। तुम तीनों किसी की भी बातों पर ध्यान बिल्कुल मत दिया करो। तुम तीनों मेरी बच्चियाँ हो, समझी? चलो अब बारिश बंद हो गई है, चलो खेतों में चलकर तुम्हारे बाबा की मदद करते हैं।
वहीं परीलोक में काली परी डाकिनी का पारा हाई हो चुका था। उसने अपनी काली शक्ति से एक दासी परी प्रकट की और उससे कहा, तुम किसी भी कीमत पर उन तीनों का पता लगा कर आना। मेरे पास समय बहुत कम है। अब जाओ, जल्दी जाओ। काली परी का आदेश पाते ही दासी परी वहाँ से उड़ गई। वहीं दूसरी ओर विष्णु खेतों किनारे बैठकर रो रहा था। तभी वहाँ से मुखिया गुजर रहा था। वो विष्णु के पास गया और बोला, अरे विष्णु, तुम्हारी सारी फसल तो बर्बाद हो गई। किसी मदद की जरूरत हो तो बताना। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। इतना बोलकर मुखिया वहाँ से चला गया। तभी वहाँ साक्षी अपनी तीनों बेटियों को लेकर पहुँची। लेकिन अचानक वहाँ एक चमत्कार हुआ। फसलों से सारा पानी गायब हो गया और फसलें फिर से लहलहाने लगी। ये देख विष्णु हैरान रह गया। अरे ये क्या हो गया अचानक? इतना हैरान मत होइए, ये सब चमत्कार हमारी बेटियों का है। मैंने अक्सर देखा है, जब भी मुसीबत के समय हमारी बेटियां हमारे पास होती हैं, वैसे ही वो मुसीबत अचानक से गायब हो जाती है। और ये देखिए, हमारी तीनों बेटियों के बाल साधारण नहीं है। इसके बाल सोने के हैं, इसके चांदी के और इसके हीरे के हैं और सभी असली हैं, असली। तुम सही कह रही हो साक्षी, तुम्हारी बातों में सच्चाई है। मैंने कभी इनके बाल ध्यान से देखे ही नहीं। हमें अपनी बेटियों को संभाल कर रखना पड़ेगा। तुम इन्हें लेकर घर जाओ, मैं अभी आता हूँ। साक्षी अपनी तीनों बेटियों को लेकर वहाँ से चली गई। लेकिन ये सब काली परी की भेजी हुई दासी परी ने देख लिया। वहीं दूसरी तरफ मुखिया और उसकी पत्नी दोनों गंजे हो गए और फिर वो दोनों रात में विष्णु के घर आए। अरे मुखिया जी, आप दोनों गंजे क्यों हो गए? अरे क्या बताऊं विष्णु, कई दिनों से हमारी जिंदगी में कई सारी मुसीबत आ गई थी। तभी एक पंडित जी ने बताया कि अपने बालों को दान कर दो, तुम्हारी सारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी। हमने वैसा ही किया और देखो, अब हमारी सारी परेशानियां दूर हो गई। वैसे तुम्हारी सारी फसलें भी तो बर्बाद हो गई हैं। तुम ऐसा करो, तुम अपना और अपनी बीवी और अपनी तीनों बेटियों के बाल हमें दान कर दो। सारी समस्या ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि मैं एक ब्राह्मण भी हूँ। अरे नहीं नहीं मुखिया जी, अब हमारी समस्याएं खत्म हो गई हैं। क्या और कैसे? इतने में वहाँ काली परी डाकिनी आ पहुँची। जब ये बात रानी परी कुसुम को पता चली तो वो परेशान हो गई। ऐसा कैसे हो गया? काली परी अब मेरी तीनों बेटियों की सारी शक्तियाँ छीन लेगी। हमें उन्हें बचाने जाना ही होगा। काली परी उन तीनों बच्चियों को नुकसान पहुंचाने ही वाली थी। तभी वहाँ रानी परी कुसुम भी आ पहुँची। काली परी डाकिनी रानी परी कुसुम से ज्यादा ताकतवर थी। उसने अपनी काली शक्तियों का इस्तेमाल कर रानी परी को रस्सियों में जकड़ दिया। अब मैं इन तीनों को अपने साथ परीलोक लेकर जाऊंगी और इनकी सारी शक्तियाँ छीनकर बहुत शक्तिशाली और अमर हो जाऊंगी। तभी रानी परी कुसुम अपनी तीनों बेटियों से बोली, मेरी प्यारी बेटियों, तुम तीनों के पास जादुई शक्तियाँ हैं। तुम तीनों मिलकर एक साथ अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर इस काली परी पर वार करो, जल्दी करो। तीनों ने मिलकर काली परी पर अपनी जादुई शक्तियों से वार किया, जिससे काली परी बुरी तरह घायल हो गई और कुछ ही देर में जलकर भस्म हो गई। फिर रानी परी भी बंधन से आजाद हो गयी। उसके बाद रानी परी कुसुम ने उन तीनों को बता दिया कि वो उनकी बेटियां हैं। ये सुन उन तीनों ने कहा, भले ही आप हमारी माँ हो, लेकिन हम आपके साथ नहीं जा सकते। ये हमारे माता पिता हैं, इन्होंने हमें पाला है। हाँ, हम नहीं जाएंगे, हम अपने माता पिता के साथ रहेंगे। तीनों परियों की बात सुन रानी परी हंसते हुए बोली, कोई बात नहीं, तुम तीनों अपने माता पिता के साथ रहो। जब भी मेरा मन करेगा मैं तुमसे मिलने आया करूँगी।
इस तरह से रानी परी कुसुम अपनी बेटियों से मिलकर वापस परीलोक लौट गई। इधर विष्णु और साक्षी दोनों अपनी तीनों बेटियों की जादुई शक्तियों की मदद से बहुत ज्यादा अमीर हो गए। फिर विष्णु और उसकी जादुई 3 बेटियों ने अपने गांव के गरीबों की बहुत मदद की, जिससे उनकी भी जिंदगी में भी सुख चैन आ गया। जिसके बाद अब पूरा गांव खुशी खुशी अपनी जादुई 3 बेटियों के साथ रहने लगा। ये कहानी है मोहिनी और प्रियल नाम की 2 माँ बेटी की, जो कि लालापुर नाम के एक गांव में रहती थी। दोनों माँ बेटी की अपनी एक केक की दुकान थी। मोहिनी के हाथ के बनाए हुए केक बहुत ही स्वादिष्ट होते थे, जिसकी वजह से उनकी दुकान के केक लोगों को बहुत पसंद आते थे और उनकी दुकान बहुत चलती थी, जिस वजह से मोहिनी के पास काफी सारा पैसा हो गया था, जिससे वो अक्सर गरीब लोगों को खाना खिलाया करती थी। मोहिनी की दुकान के बगल में और भी केक की दुकानें थीं, लेकिन जब से मोहिनी ने अपनी केक की दुकान खोली थी, तब से उन सब की दुकान के केक की बिक्री काफी ज्यादा कम हो गई थी। इस मोहिनी ने जब से अपनी केक की दुकान खोली है, तब से हमारा धंधा ही चौपट हो गया है। हाँ, सही में अब ये हालत हो गई है कि दिन के 12 ही केक बिकते हैं बस। लगता है इन दोनों माँ बेटी को सबक सिखाना ही होगा। हाँ, बात तो तुम सही कहते हो। उसके बाद वो दोनों दुकानदार मोहिनी की दुकान पर पहुंच जाते हैं। देख बहन, तू अपनी दुकान बंद कर और कहीं और जाके अपनी दुकान खोल ले, क्योंकि तुम्हारी वजह से हमारा धंधा बिल्कुल चौपट हो गया है। लेकिन भाई साहब, मैं यहाँ पर अपने काम को पूरी ईमानदारी के साथ करती रहती हूँ। आप लोग भी स्वादिष्ट केक बनाइए, आप लोगों की भी बिक्री जरूर होगी। उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है, तुम्हें अपने केक की दुकान बंद करनी ही होगी बस। लेकिन इस दुकान से मेरी और मेरी बेटी की जिंदगी चलती है, मैं अपनी दुकान बंद नहीं करूँगी। आपको जो करना है वो करो। लगता है तुम ऐसे नहीं मारोगी, तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। फिर वो दोनों दुकानदार मोहिनी को धमकी देकर गुस्से में वहाँ से चले गए और उसके बाद मोहिनी अपनी दुकान चलाने लगी। लेकिन इधर वो दोनों दुकानदार रात में मोहिनी की दुकान जलाने का एक शातिर प्लान बनाते हैं और उसी रात में वो दोनों दुकानदार चुपके से मोहिनी की दुकान के पास आते हैं और उसकी दुकान में आग लगा देते हैं और चुपके से वहाँ से भाग जाते हैं। फिर मोहिनी और प्रियल जब सुबह सुबह अपनी दुकान पर पहुँची, तब उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता कि उनकी दुकान पूरी तरह से जल चुकी थी। जिसके बाद मोहिनी और प्रियल वहीं पर फूट फूट कर रोने लगी और थोड़ी देर बाद वो लोग अपने घर चली आईं। सारी दुकान जल गई है। हमने बाजार से जो माल उठाया था वो भी जलकर राख हो गया है। माँ, कोई बात नहीं, जब तक हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं, हम लोग किसी भी मुसीबत से निकल सकते हैं। आप परेशान मत होइए माँ। दुकान के जल जाने के बाद में वो दोनों बहुत सदमे में रहती हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और अब उनके पास बचे सारे पैसे खत्म हो गए थे। उसके बाद मोहिनी दूसरों के घरों में साफ सफाई का काम करना शुरू कर देती है, लेकिन कर्जा बहुत होने की वजह से धीरे धीरे समय के साथ साथ उनके घर की हालत हर एक दिन खराब होती गई। और तो और मोहिनी अपनी बेटी की शादी के बारे में सोचते सोचते बीमार पड़ गई। कुछ दिनों बाद मोहिनी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई और डॉक्टर से इलाज कराने में घर का सारा पैसा खत्म हो जाता है, जिस वजह से घर में खाना पकाने के लिए राशन भी खत्म हो गया था। प्रियल भी अपनी माँ की हालत और घर में राशन न होने की वजह से काफी उदास हो जाती है। फिर प्रियल बहुत देर सोचने के बाद अपना सोने का नेकलेस बेचने का फैसला लेती है, जो कि उसकी माँ ने उसकी शादी के लिए बनवाया था। फिर प्रियल अपना नेकलेस सुनार के पास बेचने के लिए चली जाती है। वो नेकलेस बेचकर उसने ढेर सारे पैसे इकट्ठे कर लिए और बाजार जाकर सब्जियां और राशन का सामान खरीदकर घर ले आई और उससे जल्दी से खाना बनाने लगी। उन पैसों से उनके कई दिन सुकून से कट गए। लेकिन फिर एक दिन प्रियल के पास अब सिर्फ 100 रुपए ही बचे थे और उनका सारा राशन भी खत्म हो गया था। फिर प्रियल उन पैसों से घर का राशन लाने के लिए चली जाती है।
प्रियल राशन लेने जा ही रही होती है तो उसे रास्ते में एक औरत बेहोश पड़ी दिखाई देती है। वो देखती है कि उसके पास काफी सारे पैसे और गहने थे। प्रियल ने उस औरत के मुंह पर पानी डाला जिससे वो होश में आ गई। फिर वो औरत होश में आने के बाद उससे कहती है, बेटी तुम बड़ी ही नेक लड़की हो, तुमने मेरी जान बचाई है। कोई बात नहीं माँ जी, ये तो मेरा फर्ज था। लेकिन बेटी तुम परेशान लगती हो, बताओ तुम्हारी परेशानी क्या है? उसके बाद प्रियल ने उस औरत को अपनी पूरी बात बताई। प्रियल की पूरी बात सुनने के बाद वो औरत एक परी के रूप में बदल गई और उसे देखकर प्रियल बहुत खुश हो जाती है। तभी परी प्रियल से कहती है कि बेटी तुम अच्छे इंसानों में से एक हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। बेटी तुम जंगल के तालाब के पास जाना, वहाँ पर तुम्हें एक पेड़ पर केक का घर मिलेगा जो तुम्हारी सारी मुसीबतों को दूर कर देगा। परी इतना बोलकर वहाँ से गायब हो गई। जब प्रियल ने उस तालाब के पास जाकर देखा तो सही में वहाँ पर पेड़ के ऊपर केक का जादुई घर था। प्रियल उस केक के घर को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गई। फिर प्रियल उस केक के घर से कहती है, हे जादुई केक के घर, मुझे कुछ जादुई केक दे दीजिए। तभी पेड़ से कुछ स्वादिष्ट केक बाहर निकलकर आ जाते हैं। फिर प्रियल उन केक को उठा लेती है और बाजार लेकर चली जाती है और उन केक को बेचकर खूब सारे पैसे कमा लेती है। और फिर राशन वगैरह खरीद कर प्रियल घर वापस चली आई। फिर प्रियल अपनी माँ को वो पूरी बात बता देती है। प्रियल उन जादुई केक को बेच कर धीरे धीरे अपनी केक की दुकान फिर से खोल लेती है। हर बार प्रियल तालाब के पास जाती है और जादुई केक लेकर आ जाती है। धीरे धीरे आसपास की दुकान की सारी दुकानों की बिक्री फिर से खत्म हो जाती है। ये हर रोज इतने स्वादिष्ट स्वादिष्ट केक कहाँ से लाती है, मुझे पता लगाना ही होगा। उसके बाद वो दुकानदार प्रियल के पीछे पीछे जाता है और प्रियल को पेड़ से केक लेते हुए देख लेता है। प्रियल के जाने के बाद दुकानदार पेड़ के पास जाता है और वो भी उससे केक मांगता है, लेकिन केक की जगह उस दुकानदार को बहुत जोर से करंट का झटका लगता है। अरे तुमने तो उस लड़की को केक दिए हैं और मुझे करंट क्यों दे रहे हो? क्योंकि तुम एक लालची इंसान हो। लालची इंसान को मैं केक नहीं देता हूँ। इतना सुनकर वो दुकानदार वहाँ से निराश होकर चला जाता है। उसके बाद से प्रियल और मोहिनी दोनों अपनी जिंदगी हंसी खुशी से गुजारने लगती हैं।